चीज़ है ना, इंसान बोल आई कांटेक्ट कैमरा में आता है कि हाँ बताना कैसे करना है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो मौसम भी अच्छा है, पढ़ाई में मन लगेगा, है ना। तो लेट अस स्टार्ट। सब लोग आ गए हो, सुबह ब्रेकफास्ट कर लिए होगे क्या जी? सब लोग ठीक ठाक हो ना? गुड मॉर्निंग। चलो प्रोसीड करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? देखो, ऑक्सी वर्ड आया है कहां से? ऑक्सीजन से। ऑक्सी वर्ड कहां से आया है? ऑक्सीजन से। और डेशन मतलब क्या होता है? डेशन मतलब होता है ऐड करना, एडिशन। नहीं समझ में आ रहा है? एडिशन, थॉमस अल्वा एडिशन नहीं, ऐड वाला एडिशन। थॉमस अल्वा एडिशन नहीं जी, ऐड वाला एडिशन। तो ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन को ऐड करने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? द रिएक्शन in which oxygen is added। ठीक है, the reaction in which oxygen is added। इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन का बहुत सारा डेफिनेशंस है, हम लोग हायर क्लास में और भी पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट से, ऑक्सीडेशन नंबर के कॉन्सेप्ट से कि इलेक्ट्रॉन अगर कोई दे देता है, इलेक्ट्रॉन अगर कोई लूज करता है तो वो भी जो सब्सटेंस है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करने से उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडेशन का, इसको हम लोग अभी फिलहाल क्लास 10 में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास 10th लेवल में जो CBSE का करिकुलम है उसके हिसाब से ऑक्सीडेशन का हम लोग डेफिनेशन यही पढ़ेंगे, द प्रोसेस या द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड। जिस प्रोसेस में या जिस रिएक्शन में किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो जाता है उस प्रोसेस को हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है, प्रोसेस को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। इसका एक और डेफिनेशन हम लोग बोल सकते हैं अभी क्लास 10th लेवल पर, द reaction in which hydrogen is removed। ये भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, ये भी एक डेफिनेशन हो गया ऑक्सीडेशन का। देख लो, इसमें किसी को दिक्कत है तो बोलो। ठीक है, चलो। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब हुआ एक ऐसा केमिकल रिएक्शन, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है। ठीक है, तो उसका दो डेफिनेशन बन रहा है। एक डेफिनेशन है द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड एंड अनदर डेफिनेशन है द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन हाइड्रोजन इज रिमूव्ड। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इन दोनों एलिमेंट पर ही है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखो होगा क्या, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जनरली क्या होगा कि एक जो हमारा कंपाउंड या सब्सटेंस रहेगा वो कंपाउंड या वो सब्सटेंस ऑक्सीजन देगा और दूसरा वाला सब्सटेंस जो होता है ऑक्सीजन लेगा।
तो इसका मतलब ऑक्सीजन हटता भी है और ऑक्सीजन ऐड भी होता है। तो जब ऑक्सीजन हटता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो रिडक्शन में क्या होता है? एडिशन होता था ऑक्सीडेशन में, तो रिडक्शन में रिड्यूस होगा। क्या रिड्यूस होगा? क्या रिड्यूस होगा? ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड या ऑक्सीजन इज रिमूव्ड। जब ऑक्सीजन कहीं से रिमूव होता है तो उसको हम लोग रिडक्शन बोलते हैं, और जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, जब ऑक्सीजन ऐड हो रहा था तो उसके करस्पॉन्डिंगली क्या हो रहा था? हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था। तो अगर ऑक्सीजन रिमूव होगा तो उसके करस्पॉन्डिंगली क्या होगा? हाइड्रोजन इज एडेड। हाइड्रोजन इज एडेड, हाइड्रोजन इसमें ऐड होगा। तो दोनों चीज सेम है। एक है रिडक्शन रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन रिमूव होता है या हाइड्रोजन ऐड होता है, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है और हाइड्रोजन रिमूव होता है। अरे यही तुम लोग पर गुस्सा आता है। हम तुम लोग को बताएंगे कैसे होगा, क्या होगा। अभी तो सिर्फ बताए हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है ना आकाश? अभी हड़बड़ाना नहीं, अभी कुछ बताया ही नहीं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। कुछ बताया है? कुछ नहीं बताया, सिर्फ डेफिनेशन बताया, सिर्फ डेफिनेशन बताया। हड़बड़ाओ, आराम से पढ़ो। जब हम उसको बता देंगे उसके बारे में विस्तार से, उसके बाद जो डाउट रहेगा पूछना। ठीक है, सब लोग आगे हो जी? आकाश, संजय, अभय, आदित्य, नीलिमा, श्रेया, क्षितिजा, सब लोग आ गए हो? निखिल, रूपप्रीत, भैया सर बोल दो एक बार। सब लोग आ गए हो ना? क्लास किसी का छूट नहीं रहा है? श्रेया त्रिवेदी, श्रेया राज, जानवी, हृदय, सोनू। चलो ठीक है, आगे मूव करते हैं। अब सवाल ये आता है कि ये होगा कैसे, है ना? तो एक चीज देखो, जैसे ए मान लो कि कोई सब्सटेंस है और ए और बी में एक रिएक्शन हो रहा है। तो ए मान लेते हैं इसमें से ऑक्सीजन इज रिमूव, मान लेते हैं, मान लीजिए इसके पास ऑक्सीजन था। ठीक है, वो ऑक्सीजन क्या हुआ? रिमूव हो गया, हट गया। तो ऑक्सीजन हट के किसके पास जाएगा? वो ऑक्सीजन हट के बी के पास जाएगा। ऑक्सीजन इज एडेड। क्या यहां तक समझ में आया बात को? ए और बी मान लेते दो सब्सटेंसेस है, दो कंपाउंड्स है। तो इनके बीच में जब रिएक्शन हुआ तो एक में से ऑक्सीजन निकला और दूसरा में ऑक्सीजन ऐड हुआ। तो जिसमें से ऑक्सीजन निकला वो तो रिड्यूस्ड हो गया, ये तो रिड्यूस्ड हो गया क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन निकल गया नहीं, और वो ऑक्सीजन निकल के किसके पास चला गया? बी, मतलब ये तो ऑक्सीडाइज्ड हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। तो जब एक रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन हो, दोनों एक साथ होता है। क्योंकि ऑक्सीजन हट रहा है तो किसी के साथ ऑक्सीजन ऐड भी तो हो रहा है। इसीलिए हम लोग इस रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन भी हो रहा है प्लस रिडक्शन भी हो रहा है। जनरली ये दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ ही होगा एक रिएक्शन, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या हो गया? अ रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस। रिडॉक्स, रिडक्शन का रेड और ऑक्सीजन का ऑक्स।
हो गया रेडॉक्स। नहीं होता है फिल्म हीरो हीरोइन लोग शादी करता है तो नहीं देखते हो कैसे क्या क्या बोलता है जी, दोनों का नाम मिला के वो नाम बोलता है ना। नहीं बोलता है। जैसे रणवीर सिंह और दीपिका का शादी हुआ तो लोग मिला के वो नाम नहीं बोला, हम नाम भूल गए, कुछ नाम बोला था शायद, ठीक है। तो उसी तरह से रिडक्शन का रेड लिया और ऑक्सीडेशन को ऑक्स लिया तो रिएक्शन का नाम हो गया रेडॉक्स। समझ में आया? तो ए केमिकल रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? रेडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। एक कंपाउंड है या एक सब्सटेंस है जो ऑक्सीजन देगा और उसके साथ में जो सब्सटेंस है ऑक्सीजन लेगा, तो दोनों चीज हो रहा है ना साइमल्टेनियसली। हाथ उठा दो समझ में आया तो, नहीं आया तो हाथ नीचे कर दो। बोलो किसको समझ में नहीं आया? समझ में आया सबको? नंदनी नंदनी, सोनू, नीलिमा, श्रेया, संजय, हृदय, रूपप्रीत, आकाश, अभय, आदित्य, सबको समझ में आ गया? दिव्यांशु। चलो अब रिएक्शन देखते हैं। क्षितिजा, जैसे एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है, एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं तब जाके आकाश का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, हाइड्रोजन कैसे रिमूव हो रहा है। जैसे सपोज कर लो कॉपर प्लस ऑक्सीजन, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहां पे क्या है, कॉपर के पास कोई ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन जब उसको ऑक्सीजन के साथ हम लोग हीट करते हैं तो बना देता है कॉपर ऑक्साइड। अगर इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 देना होगा, यहाँ भी 2 देना होगा, ठीक है। ये ब्लैक कलर का होता है, ये सब छोटा छोटा चीज थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। ये ब्लैक कलर का होता है, ये ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। ग्रीन कॉपर सल्फेट, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड जो है वो ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या होगा, इसके पास कोई ऑक्सीजन नहीं था लेकिन इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ये किस तरह का रिएक्शन हुआ? ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। दिस इज ए ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। सबको ठीक है? ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, क्लियर हो गया सबको? एनीवन जिसको क्लियर नहीं है? रिएक्शन में देख सकते हैं कॉपर के पास पहले कोई ऑक्सीजन का एटम नहीं था, जैसे ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ उसको हीट किए इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, उसमें एक ऑक्सीजन का एटम ऐड हो गया तो वो बन गया कॉपर ऑक्साइड, तो इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन का एग्जांपल हुआ। अगर इसी कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, हाइड्रोजन के साथ अगर रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है? तो हाइड्रोजन क्या करता है, इस ऑक्सीजन को निकाल देता है और बच जाता कॉपर, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना? वाटर बना, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड जो है जिसके पास ऑक्सीजन था, इसके पास ऑक्सीजन था, उस कॉपर में से, ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गया और बच गया सिर्फ कॉपर। तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कॉपर ऑक्साइड जो है, कॉपर ऑक्साइड is reduced, बोल सकते हैं कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड होके क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस्ड होके कॉपर बन गया, क्लियर है। और यहां पर कॉपर जो था ऑक्सीडाइज होकर क्या बन गया था? कॉपर ऑक्साइड बन गया था। एकदम हाथ ऊपर, जिसको समझ में आ गया, जिसको समझ में आ गया एकदम हाथ ऊपर करो। क्षितिजा, सोनू, अभय,
संजय, जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ठीक है। जैसे कॉपर में क्या था, इसमें कोई ऑक्सीजन नहीं था, इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ। तो जब ऑक्सीजन इसमें ऐड हुआ तो कॉपर ऑक्साइड बन गया। तो कॉपर ऑक्साइड जो बन गया, ये क्या हो गया, कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड। हम लोग इसको ऐसे बोलते हैं, कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड टू कॉपर ऑक्साइड। और यहां पर बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड, कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कॉपर। यहां पर क्या हो रहा है, कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड टू कॉपर ऑक्साइड, और यहां पर होगा कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कॉपर। सबको क्लियर हो गया, ठीक है। अब एक देखते हैं ऐसा रिएक्शन जिसमें एक ऑक्सीडाइज होगा और एक रिड्यूस्ड होगा, ठीक है। ये कैसे हो रहा है, जैसे रिएक्शन देखते हैं। जैसे सपोज करो एक रिएक्शन है, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, जिंक बनाने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो ये बनाता है जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, ये जो जिंक ऑक्साइड था, जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन क्या हुआ, जो जिंक ऑक्साइड था उसमें ऑक्सीजन क्या हुआ, इस जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गया, जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गया। तो यहां पर बोलेंगे जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड, बोल सकते हैं कि जो जिंक ऑक्साइड है वो रिड्यूस्ड हो गया। जिंक ऑक्साइड जो है, ये जिंक ऑक्साइड क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। और ये कार्बन देखो, कार्बन के पास पहले कोई ऑक्सीजन नहीं था, कार्बन के पास ऑक्सीजन आ गया। तो कार्बन क्या हो गया, कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड। आया है समझ में। तो ये एक तरह का रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। रिडॉक्स रिएक्शन क्यों हो गया, इसलिए रिडॉक्स रिएक्शन हो गया क्योंकि इसमें क्या हुआ, एक में ऑक्सीजन ऐड हुआ और एक से ऑक्सीजन रिमूव हो गया। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हुआ, रिडक्शन भी हुआ, इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं ये एक रिडॉक्स रिएक्शन हुआ। इसी तरह तुमको केमिकल रिएक्शन दे देगा और आइडेंटिफाई करने बोलेगा कि कौन ऑक्सीडाइज हुआ, कौन रिड्यूस्ड हुआ। क्या नहीं, जिंक इज मोर रिएक्टिव, यहाँ पर कहानी नहीं है। यहाँ पर देखना है कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, वो हम बताएंगे अभी। कार्बन का जो ऑक्सीजन खींचने का क्षमता है, द एबिलिटी ऑफ कार्बन टू अट्रैक्ट द ऑक्सीजन इज मोर देन जिंक। जिंक के तुलना में कार्बन का जो एफिनिटी है ऑक्सीजन के प्रति वो ज्यादा है, इसीलिए कार्बन जो है वो खींच लेगा ऑक्सीजन को। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। आया समझ में संजय। जैसे यही अगर हम लोग मान लो एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेंगे, ऐसा एक क्वेश्चन भी देते हैं हम तुम लोगों को, एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिए और कार्बन लिए, ठीक है। तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। या कॉपर, ये कोई रिएक्शन नहीं होगा। अब क्यों रिएक्शन नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ पर रिएक्शन इसीलिए नहीं होगा क्योंकि जो कार्बन है उससे ज्यादा एबिलिटी है एल्यूमिनियम का ऑक्सीजन को खींच के रखने का, ठीक है, एफिनिटी ज्यादा है। या मैग्नीशियम भी लेंगे तब भी कोई रिएक्शन नहीं होगा। अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड को भी हम लेते हैं कार्बन के साथ तो भी कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्यों रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि मैग्नीशियम का जो एफिनिटी है, मैग्नीशियम का जो एफिनिटी है, ठीक है, वो कार्बन से ज्यादा है ऑक्सीजन के प्रति। द एफिनिटी ऑफ मैग्नीशियम फॉर ऑक्सीजन इज मोर देन कार्बन। कार्बन से ज्यादा है मैग्नीशियम का एफिनिटी ऑक्सीजन के प्रति, इसीलिए वो वहां से वो ऑक्सीजन को छोड़ेगा ही नहीं। मतलब समझ में आया। लेकिन जिंक के केस में अगर देखेंगे तो जिंक का जो एफिनिटी है ऑक्सीजन के प्रति वो कार्बन से कम है, इसीलिए जिंक में से ऑक्सीजन निकल जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर जैसे होगा, अगर यहाँ पे क्वेश्चन देते हैं हम बाद में तुम लोग को,
यहाँ पर क्या हो गया, मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम के केस में आंसर सेम आएगा, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम हैज मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। कार्बन से ज्यादा उनका एफिनिटी किसके लिए है, एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए है। इसीलिए क्या होगा कि वो ऑक्सीजन को नहीं छोड़ेगा और इसीलिए ये रिड्यूस नहीं होगा, इस तरह से रिड्यूस नहीं होगा। बोलो और क्या डाउट है? क्या मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन केस ऑफ वो इट विल बी। हाँ देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो तरह का तुम्हारा आयंस रहेगा, ठीक है। यहाँ भी दो तरह का आयंस है, लेकिन जैसे एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है कि इसमें से ऑक्सीजन को सिंपली हम लोग कार्बन के मदद से रिड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जिंक इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनाता है कि इसमें से कार्बन इसको हटाना है। कार्बन को एक्चुअली बता रहे हैं, थोड़ा सा रुक जाओ तो समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा रुक जाओ, यहां तक रुको। अब एक चीज देखो, यहां पे जैसे यही एग्जांपल लेते हैं लोग, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स क्या, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है। तो देखो ये जो जिंक ऑक्साइड है, ये जो जिंक ऑक्साइड है, ये क्या हो गया, ये तुम्हारा रिड्यूस्ड हो गया, और ये जो कार्बन है ये क्या हो गया, ये ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। तो एक चीज देखो, यहां पर जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को कौन बाहर निकाला, कार्बन। तो कार्बन को हम लोग बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। जो रिड्यूस किया, जो रिड्यूसिंग, जो खुद ऑक्सीडाइज होगा, जो खुद ऑक्सीडाइज होगा वो एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। खुद ऑक्सीडाइज होना मतलब क्या, तो कहीं से ऑक्सीजन ले रहा है, तो जहां से ऑक्सीजन ले रहा है उसको तो रिड्यूस कर दिया ना, इसलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। और कार्बन को ऑक्सीजन कहां से मिला, जिंक ऑक्साइड से मिला, तो जिंक ऑक्साइड जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आया समझ में? तो यहां पर जो क्या है, कार्बन जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, कार्बन जो है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसीलिए वो जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को निकाल दिया। लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम में से ऑक्सीजन को निकाल पाए। आया समझ में बात को? तो यहाँ पे एक चीज समझना है, जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो रिड्यूस करता है, ठीक है। और जो खुद रिड्यूस हो रहा है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्योंकि वो अपना ऑक्सीजन किसी को दे रहा है। चलो हाथ ऊपर करो जल्दी से, इसको समझ में आ गया? अभी बॉन्डिंग के बारे में कोई बात नहीं किए थे, तुम लोग के साथ यही कॉन्सेप्चुअल दिक्कत होता है, बॉन्डिंग के बारे में कोई बात नहीं किए थे, फिर भी बॉन्डिंग का बात किया। तो इसमें 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 क्या बॉन्ड होगा, इन सब में इलेक्ट्रोवैलेंट आयनिक बॉन्ड होगा, ठीक है। इसमें कोवैलेंट बॉन्ड नहीं होगा, बात समझ में आया? ये सब में कोवैलेंट बॉन्ड नहीं होगा, सब में आयनिक बॉन्ड होगा। और बॉन्डिंग के बारे में भी कोई चर्चा नहीं किए थे, ठीक है, बॉन्डिंग के बारे में कोई चर्चा अभी नहीं किए थे। एक मेटल और एक नॉन मेटल जो है इसमें जनरली आयनिक बॉन्डिंग होता है, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्डिंग कब होता है, दो सेम टाइप ऑफ एटम्स के बीच में, ठीक है, या दो नॉन मेटल के बीच में। जैसे तुम्हारा कोवैलेंट बॉन्ड कहां पर बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड जैसे हाइड्रोजन में कोवैलेंट बॉन्ड होता है, HCl में कोवैलेंट बॉन्ड होता है ना, वाटर में कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ये सब में कोवैलेंट बॉन्डिंग होता है, ठीक है। नाइट्रोजन में कोवैलेंट बॉन्डिंग होता है, इसमें सब में आयनिक बॉन्डिंग होता है। हाँ देखो
सिंपल समझना क्या है कि इसमें जैसे हम मान लेते हैं कि हम एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो हम क्या करेंगे, हम किसी में ऑक्सीजन जोड़ेंगे, किसी को ऑक्सीजन देंगे। तो हम ऑक्सीजन देंगे तो ऑक्सीजन मेरे में से निकल जाएगा ना जी। हम एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं तो हम किसी को ऑक्सीजन देंगे तब तो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुए। तो ऑक्सीजन हमसे निकलेगा, तो जब ऑक्सीजन हमसे निकलेगा तो हम तो रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। यही चीज हम बोल रहे थे कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वो खुद रिड्यूस हो जाता है और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देता है। और जो एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है क्या होता है, वो दूसरे में से ऑक्सीजन ले लेता है। तो अगर हम दूसरे में से ऑक्सीजन ले लेंगे तो ऑक्सीजन तो मेरे पास आ गया, तो हम खुद ऑक्सीडाइज हो गए। तो वही कहने का मतलब था कि जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जो खुद रिड्यूस होता है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये मेरा कहने का मतलब था। समझ में आया? रूपप्रीत, नीलिमा, जानवी, संजय, अभय, आकाश सबको पूछ रहे हैं, सब लोग को पूछ रहे हैं। हृदय, सोनू, सबका ठीक है। जो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो खुद रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग है तो ऑक्सीजन ऐड करेगा, ऐड करेगा तो ऑक्सीजन देगा ना ये जी, तो ये खुद तो रिड्यूस हो जाएगा। और जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो किसी में से ऑक्सीजन निकाल लेगा, ऑक्सीजन निकाल के अपने पास रख लेगा, तो ये खुद ऑक्सीडाइज हो गया लेकिन एक रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। क्या? सर ये कैसे पता चलेगा कि कौन स्ट्रॉन्ग और कौन? देखो अब एक तो तुमको हम उस दिन बताया था ना तुम्हारा वो एक्टिविटी सीरीज, उसके हिसाब से ये पता चलता है कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। जैसे जो आयनिक बॉन्डिंग बनाता है, ठीक है, आयनिक बॉन्डिंग बनाता मतलब जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये लोग स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। और जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है तो उसमें से अगर रिड्यूसिंग एजेंट भी है तो उसमें से वो लोग ऑक्सीजन नहीं निकाल पाएगा, ठीक है। और अभी क्लास 10th लेवल में जो नंबर ऑफ रिएक्शंस है बहुत लिमिटेड है, उतना ही रिएक्शंस के इर्द गिर्द हम लोग को बात करना है जितना रिएक्शंस हम तुम लोग को बताएंगे। और एक्स्ट्रा अगर कुछ रहेगा तो एक्स्ट्रा हम तुम लोग को जरूर बताएंगे, ठीक है। लेकिन जितना एक हम मोर और लेस 10-15 रिएक्शन जिसके आसपास हम लोग घूमेंगे उसी के बारे में बात करना है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में जैसे जाएंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स, तो वहाँ भी कुछ रिएक्शंस देखेंगे। फिर जाएंगे हम लोग एसिड बेसिस सॉल्ट्स, वहाँ भी कुछ रिएक्शन देखेंगे। फिर सेकंड टर्म में जब हम कार्बोनेट्स कंपाउंड्स में जाएंगे वहाँ भी कुछ रिएक्शन देखेंगे, लेकिन एक लिमिटेड बाउंड्री पर ही हम लोग को बात करना है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर जैसे तुमको यहाँ पर तुम लोग को क्या याद रखना है कि जिंक ऑक्साइड में से कार्बन तो जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा, लेकिन एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम में नहीं बना पाएगा, सोडियम और पोटेशियम में नहीं बना पाएगा। क्यों नहीं बना पाएगा? क्योंकि ये लोग ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। उतना में ये लिखना है, हम आंसर भी यहाँ लिख दिए हैं कि मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम हैज मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन, ठीक है। मतलब एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का जो लगाव है वो ऑक्सीजन से बहुत ज्यादा है कार्बन के तुलना में, इसीलिए वो ऑक्सीजन को छोड़ता ही नहीं है, ठीक है। अब इतना ही बात को भी दिमाग में रखना है। चलो हम तुम लोग कुछ क्वेश्चन देते हैं, इसे बताना है कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, और कौन यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे तो ज्यादा बात हमारा क्लियर होगा। जो क्वेश्चन लिखो, नेम द सब्सटेंस, क्वेश्चन है नेम द सब्सटेंस नेम द सब्सटेंस oxidized reduced oxidizing agent
reducing agent and reducing agent in the following reactions. In the following reactions. In the following reactions. ठीक है, जैसे पहला रिएक्शन है 3MnO2 plus 4 aluminium gives 3 manganese plus 2 aluminium oxide. ठीक है, ये रिएक्शन है हम लोग का। तो हम लोग को पहले बताना है इसमें कि ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ, रिड्यूस्ड कौन हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। ठीक है, पहले हमको बताना है ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ, ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ, रिड्यूस्ड कौन हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, चलो बताओ ऑक्सीडाइज कौन हुआ, which of the substance in the reaction is oxidized। ऑक्सीडाइज कौन हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ एल्यूमिनियम। कैसे पता चला कि एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज हुआ, क्योंकि एल्यूमिनियम के पास कोई ऑक्सीजन नहीं था लेकिन उसके पास ऑक्सीजन आ गया, तो एल्यूमिनियम जो है ऑक्सीडाइज होकर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया। तो इसका मतलब यहाँ हम लोग लिखेंगे ऑक्सीडाइज कौन हुआ, तो एल्यूमिनियम हुआ। ठीक है, सबको समझ में आया ये बात, ऑक्सीडाइज एल्यूमिनियम कैसे हुआ, सबको समझ में आया। किसी को समझ में नहीं आया तो बोलो, सबको समझ में आया। दिव्यांशु, सबको समझ में आया। सोनू, जानवी, श्रेया राज, श्रेया त्रिवेदी, क्षितिजा, किसको समझ में नहीं आया बोलो, आंसर कर तो रहो, तो हमको पता चलेगा हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। काइंडली स्टॉप मत हो जाओ। सबको समझ में आ गया। नीलिमा, क्या हुआ गर्ल्स, हम लोग का नहीं चल रहा है क्या नेट, नो रिप्लाईज। नीलिमा का रिप्लाई आया, क्षितिजा का रिप्लाई आया। अच्छा, श्रेया त्रिवेदी का रिप्लाई आया। चलो ठीक है, देखो रिपीट का क्या है, हम क्या बोले कि यहाँ पर ऑक्सीडाइज कौन हुआ, ऑक्सीडाइज कैसे पता चलेगा, इस एल्यूमिनियम के पास कोई ऑक्सीजन था, कोई ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन इधर एल्यूमिनियम के पास ऑक्सीजन आ गया और वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया। इसका मतलब एल्यूमिनियम जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया, सिंपल। ठीक है, दूसरा में पूछ रहा है कि रिड्यूस्ड कौन हुआ, तो रिड्यूस्ड मतलब क्या, जिसमें से ऑक्सीजन निकल गया। तो पहले ऑक्सीजन किसके पास था, पहले जो ऑक्सीजन था वो किसके पास था, मैंगनीज के पास था। तो मैंगनीज में से ऑक्सीजन क्या हुआ, निकल गया, मैग्नीशियम मैंगनीज ऑक्साइड से वो मैंगनीज बन गया, मतलब ऑक्सीजन निकल गया, मतलब ये रिड्यूस्ड हो गया। तो रिड्यूस्ड हो जाएगा मैंगनीज, मैंगनीज ऑक्साइड। ठीक है, कौन रिड्यूस्ड हो गया, मैंगनीज ऑक्साइड रिड्यूस्ड हो गया। ठीक है, अब पूछ रहा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो हम पहले ही बताएं जो रिड्यूस्ड होगा वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो जाएगा, मैंगनीज ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, यहां पर हमारा अगर सिंबल लिखना है तो यहां Al लिख देंगे,
यहाँ MnO2 लिखेंगे, यहाँ भी MnO2 लिखेंगे। और फिर पूछ रहा है कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो हम लोग जानते हैं जो ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना। यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट काम कौन कर रहा है, यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट काम एल्यूमिनियम कर रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन निकाल लिया मैंगनीज में से। बोलो किसको क्लियर नहीं है, किसको क्लियर नहीं है बोलो। नीलिमा, नीलिमा समझ में आया। ऐसे 4Al ऐसे नहीं बोलना है, जैसे हम आंसर लिखे हैं वैसे आंसर लिखना है। नीलिमा, श्रेया, अभय, तो सबको क्लियर हो गया। हृदय, आकाश, अभय, श्रेया 1, श्रेया 2, चलो ठीक है। जानवी, क्षितिजा, जानवी आपका रिप्लाई नहीं आ रहा है। क्या बोल रहे हो, किसका एफिनिटी ज्यादा है। हम बोले तो कि एक दो एग्जांपल हम आप लोग को बताएंगे, उतना ही अभी फिलहाल हमको दिमाग में रखना है। जैसे अभी मैग्नीशियम ऑक्साइड का बताएं, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड का बताएं, सोडियम ऑक्साइड होता है, पोटेशियम ऑक्साइड होता है, उनका जो ऑक्सीजन के प्रति एफिनिटी है वो कार्बन से ज्यादा है। ठीक है कुंदन, अभी हम लोग को लिमिटेड ही जानना है 10th में। ठीक है, जब 11 12 में जाएंगे तो उसको और ब्रॉड में देखेंगे। कुंदन बात समझ में आया कुंदन? ओके चलो ठीक है। दूसरा एग्जांपल देते हैं, दूसरा एग्जांपल बनाओ आप लोग, जल्दी से बनाना। ठीक है, Fe2O3 जिस तरह से हम लिखे हैं उस तरह से आंसर लिखना एग्जाम में। जिस तरह से हम आंसर लिख रहे हैं इस तरह से लिखना। ठीक है, एग्जाम में शॉर्ट मत लिखना। Fe2O3 plus 3CO gives 2Fe plus 3CO2। इससे बताओ ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ, रिड्यूस्ड कौन हुआ, और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ, रिड्यूस्ड कौन हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडाइज कौन हुआ, जिसके पास ऑक्सीजन आया। इसके पास एक ऑक्सीजन था, इसके पास दो ऑक्सीजन आ गया, इसका मतलब ये ऑक्सीडाइज हो गया। ऑक्सीडाइज हुआ तो कौन ऑक्सीडाइज हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं इसको, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट में लिख दो CO। उसके बाद कौन रिड्यूस हुआ, तो पहले आयरन, फेरिक ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन था, उसमें से निकल के आयरन फेरिक बन गया, खाली आयरन बन गया है ना। तो ऑक्सीजन, इसमें से ऑक्सीजन निकल गया तो फेरिक ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो गई। फेरिक ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो गया, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो गया। फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जो रिड्यूस्ड होगा वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो फेरिक ऑक्साइड जो है वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जो खुद ऑक्सीडाइज होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो
रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। आया समझ में? एकदम सिंपल है। और एग्जाम में बोर्ड्स में भी ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है? कौन बोल रहा है? रिपीट। सबको समझ में आ गया? ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में भी रहता है तो उसमें फुल मार्क्स स्कोर करना है, ठीक है ना? सब लोग को क्लियर है? सबको क्लियर है? एक बार झूम बराबर झूम कर दो सर। सोनू को देखो, दो को हाथ ऊपर उठा दिया है। सबको क्लियर हो गया? क्लियर नहीं है? गर्ल्स लोग को क्लियर नहीं लग रहा? पावर ऑफ गर्ल्स, श्रेया 1 श्रेया 2 को लग रहा है क्लियर नहीं है, जानवी को क्लियर नहीं है। क्लियर है? चलो ठीक है, एक और देते हैं, एक और बनाओ, एकदम क्लियर हो जाएगा। देखना इसी टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में भी आपका रहेगा, ठीक है? Cu प्लस AgNO3 गिव्स, यहाँ नीचे लिख देना, ठीक है? और बोर्ड में जगह नहीं है। CuNO3 होल 2 प्लस Ag, 2Ag हो जाएगा और यहाँ पर 2Ag लिखिए। बताओ इसमें ऑक्सीडाइज कौन हुआ, रिड्यूस्ड कौन हुआ, एजेंट कौन है? सीरियल ऑर्डर में बताओ, 1 2 3 करके जल्दी से बताओ। रितज, अच्छा कुंदन रितज है। चलो जी रितज बताओ क्या होगा? श्रेया बताओ, संजय बताओ, नीलिमा बताओ। रीता जब कॉल किया था ना, उसमें क्लास स्टार्ट करें तो कॉल नहीं उठाया, बाद में बात करें, ठीक है? और बोलो किसको दिक्कत है? गर्ल्स लोग धीरे धीरे बना रहे हैं, बॉयज लोग फटफट बनाते रहे जी, क्या बात है? श्रेया, जानवी, नंदनी, आप रिप्लाई नहीं कर रहे हैं नंदनी। नंदनी देखो, संजय बोल रहा वॉइस फर्स्ट, कुछ करो। अच्छा नीरज सिंह है आप, नंदनी, ठीक है? चलो ठीक है, सबको समझ में आ गया? श्रेया, सोनू, चलो ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, हम डिस्कस कर देते हैं कि कॉपर जो है ऑक्सीडाइज हो गया, कॉपर जो है ऑक्सीडाइज हो गया तो कॉपर नाइट्रेट, एंड सिल्वर नाइट्रेट जो है वो रिड्यूस होकर सिल्वर हो गया, है ना? तो ये हो गया तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है? सबको क्लियर है? अच्छा ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन में हम लोग को इतना ही जानना था, ठीक है? नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोग उसमें आते हैं, वो है रैंसिडिटी एंड कोरोजन, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक है रैंसिडिटी एंड कोरोजन। नेक्स्ट टॉपिक है रैंसिडिटी एंड कोरोजन, ठीक है? रैंसिडिटी एंड कोरोजन,
CDT, रैंसिडिटी। रैंसिडिटी को समझते हैं क्या होता है, फिर कोरोजन को देखेंगे। ठीक है, रैंसिडिटी क्या होता है? देखो, जैसे जो भी तेल में छाना हुआ सामान रहता है ना, जैसे चिप्स हो गया, फिर मिक्सचर वगैरह हो गया, फिर जो पापड़ी आता है ना, सेवठिया का जो पापड़ी आता है, या बिस्किट्स भी होता है बहुत सारा, जो सब फैट, जिसमें फैट कंटेंट रहता है, या जो तेल में फ्राई किया हुआ चीज़ें रहती हैं, उसमें तुम देखना कि अगर हम लोग एयर टाइट कंटेनर में नहीं रखेंगे, जो मम्मी लोग रखती है जार में, वो एयर टाइट कंटेनर रहता है, अगर हम लोग एयर टाइट कंटेनर में उसको नहीं रख रहे हैं तो कुछ दिन के बाद उसमें से खराब स्मेल आने लगता है, या उसको खाएंगे तो उसका जो क्रिस्पीनेस है, जो क्रिस्प लग रहा था, वो क्रिस्पीनेस धीरे धीरे खराब हो जाता है। इसको हम लोग घर में आम भाषा में क्या बोलते हैं, मिहा गया, नहीं बोलते हैं, मूढ़ी मिहा गया है, या बिस्कुट मिहा गया है, या मिक्सचर मिहा गया है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो जो मिहा जाता है उसमें क्या होता है कि उसमें हम लोग घर में मम्मी लोग बोलती है हवा लग गया है, बात सही है, उसमें ऑक्सीजन का कांटेक्ट में आने से वो लोग ऑक्सीडाइज हो जाता है, क्योंकि उसमें जो फैट रहता है, जो ऑयल रहता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, बोल रहे भाई, ऑक्सीडाइज हो जाता है, और उस ऑक्सीडाइज होने के कारण उसमें से एक फाउल स्मेल, खराब स्मेल आने लगता है, और उसका जो क्रिस्पीनेस है वो भी खराब हो जाता है। ठीक है, तो इस जो प्रोसेस हो रहा है इसको हम लोग रैंसिडिटी बोलते हैं। सबको समझ में आया ये बात? डेफिनेशन नहीं बताया अभी, जो एक्सप्लेनेशन क्यों समझ में आया सबको? रैंसिडिटी का क्या मतलब होता है? चिप्स वगैरह का देखना, या जो एयर टू में से ढक्कन अगर ठीक से नहीं लगा के छोड़ दोगे तो उसमें वो लोग रैंसिड हो जाता है, वो लोग खराब हो जाता है, फिर इट खाने के लायक वो लोग नहीं रहता है। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या है, ऑक्सीडेशन का ही एक एग्जाम्पल है प्रैक्टिकल लाइफ में। ठीक है, तो रैंसिडिटी का डेफिनेशन क्या होता है? रैंसिडिटी का डेफिनेशन होता है द फूड मटेरियल्स, रैंसिडिटी का होता है द फूड मटेरियल्स containing oil and fats, वो फूड मटेरियल जिसमें तेल या फैट आता है, when oxidized, जब वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, when oxidized gives bad smell, and bad taste, is called räncidity, ठीक है, तो रैंसिडिटी का डेफिनेशन क्या हुआ? तो रैंसिडिटी का डेफिनेशन हुआ जब भी कोई ऐसा मटेरियल जिसमें ऑयल है, ऑयल का कंटेंट है, ऑयल कंटेनिंग है या फैट कंटेनिंग है, ऑयल कंटेनिंग है या फैट कंटेनिंग है, तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और उसमें से बैड स्मेल आने लगता है, उसका टेस्ट भी खराब हो जाता है। ये जो फेनोमेना हो रहा है इसको हम लोग बोलते हैं रैंसिडिटी। इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं? रैंसिडिटी बोलते हैं। बात समझ में आया सबको? सबको समझ में आया? इसीलिए मम्मी लोग उसको क्या करती हैं, एयर टाइट कंटेनर रखती है। स्पेलिंग गलत है, क्या चीज है? स्पेलिंग गलत है। सीटी होता है, ओह सॉरी डीटी होगा, सॉरी रैंसिडिटी होता है, टीडी रैंसिड। ठीक है, तो रैंसिडिटी क्या होता है समझ में आया? तो
तो रैंसिडिटी होता है कि जो ऑयल कंटेनिंग सब्सटेंसेस रहता है या जिसमें फैट कंटेनिंग सब्सटेंसेस रहता है उसमें से जब वो ऑक्सीडाइज हो जाता है तो उसमें से बैड स्मेल आने लगता है, बैड टेस्ट आने लगता है। इसी को हम लोग बोलते हैं रैंसिडिटी। आया सबको समझ में रैंसिडिटी का मतलब? तो इसको हम लोग रिड्यूस कैसे करेंगे? जैसे फूड मटेरियल्स है या खाने का जो सामान है उन सबको रिड्यूस कैसे करेंगे, ठीक है? तो रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं? रिड्यूस या प्रिवेंट, जो भी बोलो, रिड्यूस या प्रिवेंट। क्या प्रिवेंट करना है? जो रैंसिडिटी का प्रोसेस हो रहा है, रैंसिडिटी का जो प्रोसेस हो रहा है उसको प्रिवेंट करना है या उसको रिड्यूस करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? तो बहुत सारे उपाय है, हम लोग 2-3 उपाय को ही दिमाग रखेंगे। एक तो फूड मटेरियल्स को क्या करें? फूड मटेरियल्स को एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं, है ना? प्लेस फूड मटेरियल्स इन, कहां रखें? एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर। ये उपाय हो सकता है कि एयर टाइट कंटेनर में रखें ताकि ऑक्सीजन या हवा उसको लगे ही ना, तो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं? यूज एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है, यूज एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स का मतलब होता है, एंटी मतलब होता है ऑपोजिट और ऑक्सीडेंट मतलब होता है ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन का इफेक्ट को जो खत्म कर देता है उस तरह का हम लोग कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स यूज कर सकते हैं। जैसे तुम लोगों को पता होगा इवन जो टोमेटो है ना, हम लोग खाते हैं टमाटर, वो भी एक एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है? इसलिए कैंसर के ट्रीटमेंट में भी टोमेटो बहुत हेल्पफुल है, ठीक है? तो एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है जो ऑक्सीजन के इफेक्ट को खत्म कर दे। और तीसरा है यूज नाइट्रोजन इन प्लेस ऑफ, यूज नाइट्रोजन या रिप्लेसिंग नाइट्रोजन का, तो रिप्लेसिंग नाइट्रोजन सॉरी रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन होगा, सॉरी रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन। एयर को नाइट्रोजन से हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। ये कैसे होगा? ये जनरली होता है जो चिप्स वगैरह का पैकेट आता है, तुम देखते हो कि वो बहुत फूला फूला लगता है, लेकिन उतना उसमें कंटेंट नहीं रहता है जितना वो फूला लगता है ना? तो उसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन फिल कर दिया जाता है उस पैकेट में, क्योंकि नाइट्रोजन फिल करने से क्या होगा कि एयर डायरेक्ट खाना के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा, एयर पहले नाइट्रोजन के कांटेक्ट में आएगा। तो नाइट्रोजन क्या करेगा? उस एयर के साथ रिएक्ट कर जाएगा और एयर का इफेक्ट को वहां पर खत्म कर देगा। तो एयर जो है या ऑक्सीजन जो है वो डायरेक्ट फूड मटेरियल और जो हमारा जो चिप्स वगैरह आता है, फ्राइड चिप्स वगैरह आता है, उस चिप्स के साथ डायरेक्ट वो एयर या ऑक्सीजन कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा और नाइट्रोजन एयर का इफेक्ट को वहां पर बहुत कम कर देता है, ठीक है? तो इस तरह से हम लोग रैंसिडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। देख लो यहाँ पर कोई चीज, इतना ही हम लोग को पढ़ना है, इतना ही चीज को दिमाग रखना है। हम लोग को किसी टॉपिक में कितना बातें दिमाग में रखनी है ये भी बहुत जरूरी है, ठीक है? एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग एक्स्ट्रा बहुत सारा पढ़ सकते हैं। उसके लिए नॉलेज का भी कैपेसिटी होता है ना एक पर्टिकुलर एज लेवल पर। तो फिलहाल अगर हम 10th लेवल पे हैं और रैंसिडिटी के बारे में इतना इंफॉर्मेशन हमारे पास है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और हम लोग गैदर कर सकते हैं, बट अगर इतना इंफॉर्मेशन हमारे पास है देन वी आर इन अ सेफ साइड। कितना हम लोग सेफ जोन में हैं? बोलो यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलो, किसी को दिक्कत है? जल्दी बोलो, एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है। कोई दिक्कत किसी को? क्षितिजा, श्रेया, जानवी, नंदनी, अभय, आकाश, रितज, संजय, अभय, रूपप्रीत, सबको क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है
वो है हमारा कोरोजन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? नेक्स्ट टॉपिक है कोरोजन। ठीक है, कोरोजन क्या होता है? देखो, जैसे तुम लोग देखे होगे क्योंकि अब सिल्वर का सरफेस है, सिल्वर, मम्मी लोग घर में सिल्वर वगैरह पहनती है या सिल्वर का सामान घर में रहता है, ये मान लो सिल्वर है, ठीक है। तो सिल्वर में तुम लोग देखे होगे कि जो सिल्वर का सरफेस रहता है वो कुछ दिनों के यूज के बाद वो थोड़ा ब्लैकिश हो जाता है, उसका जो चमक है वो कम हो जाता है। तो होता क्या है, ये सिल्वर ऑक्सीजन फिर वाटर जो मॉइस्चर में एटमॉस्फेयर में रहता है, एयर में रहता है, ऑक्सीजन रहता है, वाटर रहता है, कहाँ रहता है? सब एटमॉस्फेयर में, एयर में रहता है ना जी। ये सब के कांटेक्ट में आता है और जैसे ही कांटेक्ट में आता है तो ऑक्साइड्स या जैसे कार्बन भी रहता है, कार्बोनेट्स या सल्फाइड्स बनाने लगता है। सल्फर भी है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी है एयर में, सल्फाइड्स बनाने लगता है, ठीक है। जैसे सिल्वर सल्फाइड बना देगा या सिल्वर कार्बोनेट या सिल्वर ऑक्साइड या दूसरा भी मेटल का साथ होता है। तो वो क्या होता है कि वो लोग का जो सरफेस है उस समय उसका जो प्रॉपर्टी है, चमकने का प्रॉपर्टी है और जो स्मूथनेस है वो खत्म हो जाता है और उस समय हम बोलते हैं कि सरफेस इज कोरोडेड। सरफेस जो है टेक्निकली क्या बोलते हैं कि कोरोड हो गया, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम लोग कोरोजन कहते हैं। बात समझ में आया? कोई मेटल का जो सरफेस रहता है वो जब नहीं होता है कि सोना या चांदी का सामान है तो उसको कुछ दिन के बाद उसको फिर वॉश कराना पड़ता है, पानी चढ़ाना पड़ता है या वॉश कराना पड़ता है, क्योंकि वो जैसे जैसे अब सिल्वर और गोल्ड जो है वो बहुत कम रिएक्टिव है, इसीलिए वो लोग बहुत दिन तक ठीक ठाक रहता भी है। लेकिन दूसरा मेटल अगर रहेगा तो जल्दी खराब हो जाएगा, एल्यूमिनियम ये तो जल्दी खराब हो जाता है, जल्दी कोरोड हो जाता है क्योंकि वो लोग हाईली रिएक्टिव है। तो क्या होता है, जो भी ऑक्सीजन रहता है या वाटर वेपर रहता है, मॉइस्चर रहता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, हाइड्रोजन सल्फाइड रहता है, ये सब मेटल के सरफेस का रिएक्ट करता है और उसको ऑक्साइड बना देगा या कार्बोनेट बना देगा या सल्फाइड बना देगा और वो सरफेस का जो प्रॉपर्टी है उसको खराब कर देता है, उसको कोरोड कर देता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कोरोजन। समझ में आया? जैसे तुम देखना जो किट कैट का तुम्हारा पैकेट है, किट कैट चॉकलेट का, उसके अंदर एक सिल्वर जैसा रहता है सरफेस, या जो हम लोग खाना ले जाते हैं रेस्टोरेंट वगैरह से तो उसमें भी एक एल्यूमिनियम के कंटेनर में खाना पैक करके देता है। तो एल्यूमिनियम जो है वो एल्यूमिनियम हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, वो तो रिएक्ट कर जाएगा तुरंत खाना के साथ। तो एक्चुअली में क्या होता है ना कि वो एल्यूमिनियम का फॉयल नहीं है, वो एल्यूमिनियम को जैसे ही रखा गया है वो तुरंत एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बना दिया है। क्या बना दिया है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया है, अब वो किसी से रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी वो ऑक्साइड के फॉर्म में है। बात समझ में आया? अब उसमें खाना हम लोग रख के ले जाते हैं आराम से किट कैट, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है वो एंटी डिसइंफेक्टेंट भी होता है, मतलब बैक्टीरियल ग्रोथ को भी वो रोकता है, ठीक है। बात समझ में आया? तो इस तरह से जो मेटल का सरफेस रहता है उसका नेचर गड़बड़ा जाता है या कोरोड हो जाता है या खराब हो जाता है ड्यू टू द रिएक्शन विद द एटमॉस्फेरिक गैसेस इज नोन एज कोरोजन। आया समझ में सबको? आया समझ में? तो इसको डेफिनेशन अगर लिखना है तो लिख सकते हो, द फेनोमेनन ड्यू टू विच द मेटल सरफेस गेट्स कोरोडेड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स, सल्फाइड्स एटसेट्रा when it is attacked by atmospheric gases like ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एटसेट्रा, ठीक है। ये सब गैसेस जो मेटल के सरफेस को अटैक करता है उससे रिएक्ट करके ऑक्साइड्स, कार्बोनेट, सल्फाइड्स बना देता है जिससे मेटल का सरफेस कोरोड हो जाता है, ठीक है। आया समझ में? और इसी चीज में अगर हम लोग ये मान लें कि अगर मेरा मेटल आयरन है, कौन है? आयरन, तो आयरन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है,
प्लस सम मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब ये कितना मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होगा ये अननोन चीज है। 1 मॉलिक्यूल हो सकता है, 2 मॉलिक्यूल हो सकता है, 3 मॉलिक्यूल हो सकता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर x मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लिख दिए। ये कहां से आया वाटर? ये तो मॉइस्चर से आया, ये एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है। ऑक्सीजन भी एटमॉस्फेयर से ही आया और ये बना देगा Fe2O3 डॉट XH2O। इस रिएक्शन को याद कर लेना है, XH2O। इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ठीक है। अब सवाल ये आता है कि हम लोग यहाँ पे इस रिएक्शन को क्यों लिखें? ठीक है, इस रिएक्शन को अचानक क्यों लिखें? तो इसका पर्पस ये है कि जब हमारा मेटल कोरोजन ही हो रहा है, यहाँ भी ऑक्सीजन और मॉइस्चर या वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करके उसका ऑक्साइड बन गया। हाइड्रेटेड ऑक्साइड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें वाटर एडेड है। हाइड्रेटेड मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ वाटर और डिहाइड्रेटेड मतलब होता है एब्सेंस ऑफ वाटर, जब वाटर निकल जाता है। प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, जब कहीं वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहता है या वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो जाता है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल कहीं पर ऐड हो जाता है, जैसे पहले तो Fe के पास अगर ये नहीं रहता तो Fe2O3 बनाता, लेकिन Fe2O3 के साथ कुछ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर भी आ गया, तो इसीलिए उसको हम लोग बोल रहे हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड मतलब वाटर है, डिहाइड्रेटेड मतलब वाटर निकल गया। अगर डिहाइड्रेटेड होता, अगर इसको हीट करेंगे या इसको, तो इसमें से अगर वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेटेड हो जाएगा। ठीक है, जैसे होता है हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट में से हम लोग वाटर मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं हीट करके, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रेटेड। वो सब अभी फिलहाल हटाते हैं। तो हाइड्रेटेड वर्ड यूज क्यों किया ये समझ में आया? क्योंकि यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल है, इसलिए हाइड्रेटेड वर्ड यूज हुआ। अब इसी चीज को हम लोग बोलते हैं रस्ट। ये जो हमारा हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रस्ट। ये ब्राउन कलर का होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जंग लग गया या रस्टिंग हो गया। बात समझ में? जंग लग गया या रस्टिंग हो गया। तो जब किसका डेफिनेशन पूछ रहे थे? डेफिनेशन इसका क्या है? कोरोजन का। द phenomenon due to which the surface of metal gets corroded due to the attack of oxygen, carbon dioxide, etc. present in atmosphere. ठीक है, ये जो फेनोमेना हो रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? कोरोजन। क्योंकि इनके अटैक करने से क्या होता है? इनके अटैक करने से ऑक्साइड्स, कार्बोनेट, सल्फाइड्स बना देता है। ठीक है, और इसी कारण से वो सरफेस कोरोड हो जाता है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग बात कर रहे थे रस्टिंग का। तो रस्टिंग में क्या होता है कि रस्टिंग भी एक तरह का कोरोजन ही है। रस्टिंग भी एक तरह का कोरोजन ही है, लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें स्पेशल ये चीज दिया गया है कि इसमें जो हमारा मेटल होगा वो मेटल कौन होगा? वो मेटल आयरन होगा। अगर आयरन हमारा कंसर्न मेटल है तो उस कोरोजन के प्रोसेस को हम लोग रस्टिंग बोलते हैं। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको याद रखना। ठीक है, रस्टिंग ये हमारा रस्ट होता है। ये रस्ट हमको बोलेगा राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ रस्ट। दिस इज द केमिकल फार्मूला ऑफ रस्ट, या व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ रस्ट। रस्ट का केमिकल नेम क्या होता है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ रस्ट? तो केमिकल नेम ऑफ रस्ट जो होता है वो होता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड को हम लोग रस्ट कहते हैं। समझ में आया अब तक? रस्टिंग को हम लोग कैसे बचा सकते हैं, रस्टिंग को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, वो हम लोग ये सब तो जानते ही हैं। प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? पेंटिंग कर सकते हैं, है ना, लोहा की चीज के ऊपर इसे हम लोग पेंट कर देते हैं ताकि रस्टिंग ना लगे। फिर क्या कर सकते हैं?
ऑयलिंग या ग्रीसिंग कर सकते हैं, ऑयल एंड ग्रीस यूज कर सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं, लुब्रिकेशन, है ना, ताकि उसमें रस्ट ना लगे। गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है, जूनियर क्लास में पढ़े होंगे। गैल्वेनाइजेशन किया जाता है, जिंक का लेयर चढ़ा देता है, जिंक का पेंट बना के चढ़ा देता है, क्योंकि जब बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर जो रहता है, बड़ा बड़ा जो स्ट्रक्चर रहता है, ब्रिजेस वगैरह, उसमें अगर रस्ट लग जाए तब फिर वो बहुत कमजोर हो जाएगा, वो गिर सकता है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? क्या लगता है? एक बार हाथ उठेगा ऊपर, हाथ ऊपर उठेगा क्या? एक बार हाथ ऊपर उठा दो सब हाथ ऊपर उठा दिया? अभी का बात करो, फ्यूचर का बात नहीं करता है। सबको समझ में आ गया? चलो ठीक है, अभी क्या करेंगे हम लोग? आज का क्लास ओवर हो गया है, ठीक है, आज का क्लास ओवर है। हम ये जो पढ़ाए हैं, ये सबका एक नोट्स लिखा हुआ है मेरे पास, उसका जो पिक्चर है हम व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देते हैं, ठीक है, ये एप्लीकेशन में भेज देंगे, ऐप में भेज देंगे। सबको ऐप डाउनलोड कर लिए हो ना? ऐप में भेज देंगे, ठीक है, ऐप से तुम लोग वहाँ पे देख लेना नोट्स को और पढ़ लेना, और देखते हैं अगर ऐप में कोई प्रॉब्लम आएगा, कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, तो कुछ प्रॉब्लम आएगा तो हम व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे, ठीक है। तो नोट्स सब जो पढ़ा है वही लिखा हुआ है, और कुछ क्वेश्चंस भी है, तो क्वेश्चन तो घर में बनाना। और जो संजय कहना था कि टेस्ट कब लेंगे, तो टेस्ट हम लेंगे, ठीक है, और फिजिक्स वाला भी थोड़ा सा कंप्लीट कर देते हैं, तो फिर हम लोग टेस्ट लेंगे। क्योंकि टेस्ट कैसे लेंगे ये भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा ना, घर में तुम लोग बुक खोल के आंसर देख के लिख देगा, कॉपी नोट्स देख के लिख देगा, तो कैसे होगा? सबको फुल नंबर आ जाएगा। उसका क्या हम सिंक्रोनाइज करेंगे, कैसे सिस्टम बनाएंगे, उस पर थोड़ा काम कर रहे हैं। तो टेस्ट भी हम लोग जरूरी है और जल्दी कंडक्ट करेंगे, ठीक है। अटेंडेंस हो गया सबका तुम्हारा, इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि कमेंट करो, अपने नाम के साथ कमेंट करो। जब तुम कमेंट करते हो, क्वेश्चन पूछते हो, उसी समय अटेंडेंस हो जाता है आपका, ठीक है। और जो लोग का भी फी अभी तक सबमिट नहीं हुआ है, उन लोग को आज हम लास्ट टाइम बोल दे रहे हैं कि काइंडली फी सबमिट कर दो, ठीक है। बहुत लोगों का, मैक्सिमम लोगों का हो भी गया है, बहुत लोगों का नहीं हुआ है, तो लोग काइंडली फी सबमिट कर दो, अदरवाइज फिर हम उन लोगों को डिसकंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। और जो लोग मैथ्स क्लास कर रहे हो विकास सर का, वो लोग से रिक्वेस्ट है कि मैथ्स प्लस साइंस का 200 पे करना है, ठीक है। तो बहुत लोग 200 पे कर भी दिए हो, नो प्रॉब्लम। जो लोग नहीं पे किए हो वो लोग पे कर सकते हो, या हो सकता है बहुत लोगों के गार्जियन ने कहा कि सर इस मंथ, नेक्स्ट मंथ हम लोग मैथ्स वाला भी इंक्लूड करके दे देंगे, तो वो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैथ्स जो लोग यहाँ से, जो लोग भी मैथ्स करते हो वहाँ, वो लोग फी हमको ही पे कर सकते हो, सर को ही पे कर सकते हो, एज यू विश। मैथ्स का जो फी है, ठीक है, मतलब मैथ्स प्लस साइंस आपको 200 पे करना है। तो अगर कोई 150 पे किए हो तो एक्स्ट्रा 50 और पे कर सकते हो, अगर और अभी नहीं पे करना है तो नेक्स्ट मंथ भी फिर तुम लोग उसमें इंक्लूड करके पे कर सकते हो, एज यू विश। और जो नहीं करते हो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो फर्दर नोटिफिकेशन करेंगे कि टेस्ट वगैरह कब लेंगे, और नोट्स हम भेज देंगे, जो पढ़ा है उसका नोट्स है तुम लोगों के पास भी होगा, या अगर स्क्रीनशॉट ले लिए होगे तो, और भेज देंगे ग्रुप में भी और ऐप में भी। कोशिश करना है कि जो भी नोट्स, स्टडी मटेरियल्स एंड असाइनमेंट्स भेज रहे हैं, दैट विल बी इन द ऐप। तो ऐप को यूज़ करना सीखो। जो लोग जॉइनिंग रिक्वेस्ट नहीं भेजो, जॉइनिंग रिक्वेस्ट भेजो, और घर में अच्छे से रहो, पढ़ाई करो, एंजॉय करो, ठीक है। ठीक है, चलो बाय, थैंक यू।